नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत करने जा रही हूँ हिंदी की प्रख्यात लेखिका अनिल प्रभा कुमार द्वारा लिखी हुई कहानी कतार से कटा घर। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। स्कूल की बस सड़क के किनारे रुकी तो हम तीनों बस्ते संभाल कर खड़े हो गए। बस ड्राइवर ने बटन दबाया और एक 3 फुट की लंबी सी लाल पट्टी खींचकर बाहर निकल आई, जैसे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की बाह हो। उसके सिर पर लाल अष्टकोण सा हाथ, जिस पर सफ़ेद अक्षरों में लिखा था स्टॉप। दोनों तरफ की कारें जहाँ की तहाँ रुक गईं। बच्चे उतर रहे हैं, रुकना कानून है। ड्राइवर ने बस का दरवाज़ा खोल दिया। स्कॉट और अनीश मुझसे पहले उतरकर पीठ पर बस्ता झुलाते गप्पे मारते जा रहे थे और मैं उनके पीछे चुपचाप चलता गया। वह ऐसे चलते हैं जैसे मैं हूँ ही नहीं। होमवर्क करने के बाद मेरे घर आ जाना, बेसबॉल खेलेंगे। स्कॉट ने बाई और अपने घर की ओर मुड़ते हुए जोर से कहा। हाँ, आ जाऊंगा। तेरे डैडी तो बॉल फेंक कर प्रैक्टिस करवा ही देंगे। कुछ बेचारों के घर में तो कोई मर्द ही नहीं होता, बेचारे, कहकर अनीश मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। जी में आया कि एक जोर का घूंसा मारकर इसके सारे दांत तोड़ दूं। वो ऐसे घटिया तानों के बट्टे मेरी ओर अक्सर फेंकता रहता है। एक ही पड़ोस में रहते हैं हम सभी, पर मुझे कभी खेलने के लिए नहीं बुलाते और न ही कभी मेरे घर आते हैं। हालांकि यह एक बड़ा निजी सा पड़ोस है, शहर के सबसे अमीर इलाके में। 5 घर दाएं और 5 घर बाएं और दोनों कतारों के बीच में 11वां घर हमारा, जहां आकर सड़क रुक जाती है। मेरा घर न दाईं कतार में आता है और न बाईं कतार में, बस कतारों से कटा हुआ है। अनीश का घर दाईं कतार में है। मुड़ने से पहले उसका हाथ मुझे बाय करने के लिए उठा, पर सामने गेट पर उसकी मम्मी खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अनीश ने अपना हाथ नीचे गिरा लिया और जल्दी से अंदर भाग गया। मैं भी उनको अनदेखा कर अपने घर चला गया। शैली मम्मी हमेशा मेरे आने के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ देती हैं, पर उनके कान दरवाजे की ओर ही होते हैं ताकि मेरे आने की आहट सुन सकें। मुझे बहुत अच्छा लगता है यह। मम्मी ने पास आकर मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कैसा रहा मेरे बेटे का दिन? ठीक था, कहकर मैं ऊपर अपने कमरे की ओर भाग गया। जमीन पर बस्ता फेंक कर खुद को भी पलंग पर फेंक दिया। रुलाई छूट रही थी। मिशेल मॉम और शैली मम्मी को क्या पता कि उनकी वजह से मेरे साथी मुझ पर कैसी तानाकशी करते हैं। आज मुझे अपनी दोनों मम्मियों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वे तो बहुत बहादुर हैं, कहती हैं हम अपनी शर्तों पर जी रही हैं, पर मेरे बारे में कुछ नहीं सोचती कि लड़के मुझे कितना छेड़ते हैं। आज प्लेग्राउंड में डेविड और अनीश ने मुझे जानबूझकर धक्का मार दिया। मेरी कोहनी छिल गई और आंखों में आंसू आ गए। तो वे लोग मुझे चिढ़ाते हुए मुंह फाड़कर हंसने लगे। औरतों के साथ रहेगा तो रोएगा ही ना। मैं चुपचाप उठकर चलने लगा तो पीछे से जेरेमी ने भी चलते हुए मुझे अड़ंगी मार दी। मैं गुस्से से पलटा तो वह भी ऐसे ही हंसने लगा था। अरे, तुझे सेव करना कौन सी मम्मी सिखाएगी? बोल बोल ना। मेरे डैड सिखा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैक्स ने बड़ी लापरवाही से कहा और मुझे खींचकर दूर ले गया। मैं तो चुप रहता हूँ। शैली मम्मी कहती हैं ध्यान ही मत दो, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। इतना आसान होता है क्या? मिशेल मॉम तो नर्सरी राइम ही गुनगुनाना शुरू कर देती हैं। मैं भी तो मन ही मन यही कहता रहता हूँ, स्टिक एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स बट बर्ड्स विल नेवर हर्ट मी। तभी तो ढीठ बना मुस्कराता रहता हूँ, पर बातें ही तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। कोई ऐसा दोस्त भी तो नहीं है मेरा जिससे मैं अपने दिल की बात करूँ। मैक्स मेरा दोस्त है, वह अच्छा भी है, पर उससे भी यह खास बात कहते डरता हूँ कि कहीं वह दोस्ती ही न तोड़ दे। मैं अनमना सा अपनी किताबें और कॉमिक बुक्स पलटने लगा। मेरे हाथ में अपनी बनाई हुई तस्वीर आ गई। मेरा परिवार किंडरगार्टन में था तब की। इसकी वजह से ही क्लास में मेरा मजाक बना था। टीचर ने कहा था सभी बच्चे अपने परिवार की तस्वीर बनाओ। तभी मैंने अपने परिवार की यह पेंटिंग बनाई थी, जिसमें दोनों मम्मियाँ मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और मैं बेसबॉल हैट पहनकर बीच में मुस्करा रहा हूँ। जरा पास ही घास पर लेटी है। टोनी ने दीवार पर लगाने के लिए सबकी तस्वीरें इकट्ठी की। अनीश मेरी पेंटिंग देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। परिवार में 2 मम्मियाँ थोड़ी ही होती हैं बुद्धू, पर मेरी तो 2 मम्मियाँ ही हैं। मैं परेशान सा हो गया। अनीस ने टॉनी से चित्र खींचकर मेरे आगे फेंक दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। टॉनी ने भी अनीश का साथ दिया।
मैंने अपनी पेंटिंग्स वापस बस्ते में रख ली। तब तक छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। उस दिन मैं बहुत चुप था, सोच रहा था कि किससे बात करूं। वैसे तो मेरी दोनों ही मम्मियाँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मुझे दो दो माँओं का प्यार मिलता है। स्कॉट के मम्मी डैडी तो हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी तो हमारे घर तक भी आवाज़ें आ जाती हैं। एक बार सबके सामने ही उन्होंने स्कॉट को तमाचा जड़ दिया था। मैक्स ने बताया कि वह तो स्कॉट की मम्मी की भी पिटाई कर देते हैं। हमारे घर में तो कोई ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता। दोनों ही मॉम मेरे होमवर्क में मदद करती हैं और जब वक्त मिले तो खेलती हैं, बातें करती हैं। मिशेल मॉम ने ही मुझे बताया था कि गे का मतलब क्या होता है। जब एक ही लिंग के दो लोग आपस में प्रेम करते हैं और अपना जीवन साथ बिताना चाहते हैं तो वे लोग गे कहलाते हैं। वे दो मॉम भी हो सकती हैं और दो डैड भी। बस इतनी सी बात। इसके बाद मुझे कुछ और जानने में दिलचस्पी ही नहीं हुई। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब तक हमारे परिवार में सब प्यार से रहते हैं। स्कॉट के मम्मी डैडी की तरह हर वक्त लड़ते झगड़ते तो नहीं रहते। अगले दिन टीचर ने जब मेरी पेंटिंग के बारे में पूछा तो मैंने धीरे से पास जाकर बता दिया कि अनीश और टॉनी कहते हैं कि दो मम्मियाँ नहीं हो सकती, पर मेरी तो दो मम्मियाँ हैं, इसलिए मैं अपनी पेंटिंग नहीं दे सकता। टीचर चुप हो गई। उसने सबकी तस्वीरें हाथ में पकड़ ली और हम सबको अपने पास आने को कहा। एक एक करके वह सब तस्वीरें दिखाने लगी। सब तस्वीरें एक दूसरे से अलग थीं। किसी में एक माँ और दो बच्चे, किसी में एक बच्चा और दो मम्मी डैडी, किसी में सिर्फ डैडी और दो बच्चे। ऐसे ही टीचर सबकी तस्वीरें दिखाती गईं। देखा तुमने, हर परिवार अपने आप में खास होता है। परिवार प्यार से बनता है, इसलिए दो मम्मियों वाला परिवार भी हो सकता है और दो डैडियों वाला भी। मैंने अपनी पेंटिंग टीचर को दे दी। उसके बाद से उस स्कूल में मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। पर आज स्कूल वाली घटना से मुझे लगा कि हमारे घर में शायद कुछ अटपटा है। शाम को जब मैं मॉम और मम्मी के बीच बैठकर टेलीविज़न देख रहा था, कोई फैमिली प्रोग्राम, तो वही एक बात मुझे तंग किए जा रही थी कि फैमिली कुछ अलग है। मॉम, क्या हम लोग अजीब हैं, औरों जैसे नहीं हैं? दोनों मम्मियाँ चुप हो गईं, एक दूसरे को देखने लगीं। मुझे लगता है कि दोनों मम्मियों के बीच कुछ है, कोई जादू जैसा। वह बस एक दूसरे की ओर देखती हैं और आपस की बात समझ जाती हैं। कुछ है उन दोनों के रिश्ते के बीच कि उसका गुनगुनापन मुझे और जयरा को भी छूता रहता है। शैली मम्मी ने खींचकर मुझे अपने पास बिठा लिया, मेरे बाल सहलाने लगी। नहीं रॉबी, हम लोग बिल्कुल अजीब नहीं। जब से दुनिया बनी है, हर समय, हर समाज और हर धर्म में इस तरह के लोग होते हैं जिनकी पसंद अलग अलग होती है। वह जानबूझकर ऐसा नहीं करते, वह होते ही ऐसे हैं। बस ज़्यादातर लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनसे अलग तरह की सोच या पसंद वाला इंसान भी हो सकता है। इसलिए कई देशों में उन्हें जेल में डाल देते हैं, यातनाएं देते हैं। रेत में सिर छुपा लेने से तो तूफान को नहीं नकारा जा सकता। लोग इस बात को मानना ही नहीं चाहते, इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने संबंधों को छिपा कर रखते हैं। हम क्योंकि खुले समाज में रहते हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हम हैं उसी तरह से रहें। हम अलग हैं पर गलत नहीं। दोनों मम्मियों ने मुझे इतना लंबा भाषण दे दिया। मैं तो कुछ और ही पूछना चाहता था। मॉम, क्या सचमुच मेरा कोई डैडी नहीं है? जो मैं पूछना चाहता था वह वैसे का वैसा ही मेरे मुंह से निकल गया। थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। मिशेल मॉम गंभीर होकर कुछ सोचने लगी। मैं जवाब के इंतजार में मॉम के मुंह की ओर देख रहा था। मॉम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, मुझे मालूम है। मिशेल मॉम धीरे से अपना हाथ मेरी पीठ पर रखकर मुझे देखती रहीं, फिर धीरे धीरे बोली, जैसे मैं उनके जितना ही बड़ा हूँ। देख रॉबी, मुझे शुरू से ही अपने बारे में मालूम था कि मैं कैसी हूँ। हम जैसे होते हैं ना वैसे ही होते हैं, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते। मुझे पुरुषों ने कभी आकर्षित किया ही नहीं। मैंने सोचा यह तो बड़ी आसान सी बात है। मैं और शैली आपस में ऐसे ही प्रेम करती हैं जैसे बाकी जोड़े करते हैं। हमें एक दूसरे का बहुत सहारा है। हमने बाकी की ज़िंदगी एक साथ बिताने का वादा किया है। यह भी मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। शैली मम्मी ने शायद मेरे चेहरे पर की उलझन समझ ली। मेरी ठुड्डी हाथ में लेकर बड़े प्यार से बोली, हमें लगा कि हमें एक प्यारा सा बच्चा चाहिए जिस पर हम अपना सारा प्यार उड़ेल सकें। तो वह प्यारा सा बच्चा मैं हूँ जिस पर यह दोनों मम्मियाँ प्यार उड़ेलना चाहती थीं। मुझे अपने होने पर गर्व हुआ और मैं मुस्करा उठा। मिशेल तुम्हें जन्म देगी, हमने काफ़ी सोच विचार के बाद निश्चय किया। फिर वह एक खास डॉक्टर के पास गई जो बिना किसी आदमी के संपर्क में आए बच्चा पैदा करने में मदद करता था। शैली मम्मी बता रही थी।
वह कहने लगा कि वह स्त्री पुरुष के उन जोड़ों की ही मदद करता है जिन्हें बच्चे पैदा करने में मुश्किल होती है। फिर वह डॉक्टर अपने हिसाब से मुझे बताने लगा कि सही क्या है और गलत क्या है। उसने साफ कह दिया कि मैं ऐसा नाजायज़ बच्चा पैदा करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वह घटना याद करके मिशेल मॉम का मुंह उस वक्त भी तमतमा उठा था। फिर मुझे कहानी दिलचस्प लग रही थी। फिर मेरी एक सीनियर डॉक्टर ने मेरी मदद की। उसने मुझे एक चार्ट दिखाया जिसमें नामों की जगह सिर्फ नंबर लिखे थे, फोटो भी नहीं। मॉम हंस पड़ी। उन्हीं में से मैंने एक नंबर 342 चुना, जिसका कद 6 फुट 3 इंच था। सुडौल शरीर और वह जीवाणुओं पर शोध कर रहा था। बस इतनी ही सूचना उपलब्ध थी। मेरी उस सीनियर डॉक्टर ने बस उसके डोनेट किए स्पर्म को मेरे अंदर डाल दिया और तू मेरी कोख में आ गया। मैंने सिर हिला दिया। तो मैं मॉम मिशेल की तमीज़ में आया हूँ। मैंने तुझे जन्म दिया तो मैं हुई तेरी जन्म माँ, और शैली ने कानूनन अर्जी देकर तुझे पालने का अधिकार ले लिया तो वह हुई तेरी सहमाँ। शुक्र है हमारे स्टेट में यह संभव था। शैली मम्मी ने बात का आखिरी वाक्य कह दिया। मॉम और मम्मी मुझसे ऐसे ही मिलकर बातें करती हैं तो मैं अपने आप को खास समझने लगता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी मम्मियाँ भी खास हैं, पर इस बड़े स्कूल में जब लड़के घुमा फिरा कर मेरी मम्मियों के बारे में गंदी बातें कहते हैं तो मैं सुलग जाता हूँ। तब मुझे दोनों मोम के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है। उन्हें क्या मालूम कि लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। अनीश और टॉनी तो मेरे मुंह पर ही कह देते हैं कि उनके मम्मी डैडी ने कहा है कि सिख लोगों के घर नहीं जाना। सिख? मैं खौल जाता हूँ। मेरी मिशेल मॉम इतनी जानी मानी डॉक्टर हैं और शैली मम्मी के लेख तो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपते हैं। मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाता हूँ और मेरी बेबी सिस्टर जयरा तो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। हम लोग सिख कैसे हुए भला? मम्मियाँ हमें इतना प्यार करती हैं, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। रोज़ डिनर के वक्त बैठकर समझाती हैं कि क्या बात गलत होती है और क्या ठीक। मॉम कहती हैं कि कभी किसी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसका दिल दुखे। ये लोग तो रोज़ मेरा दिल दुखाते हैं, फिर ये लोग मुझसे अच्छे कैसे हुए? तभी तो मैं अपने घर की बात किसी से करता ही नहीं, मैक्स से भी नहीं। ज़हरा शायद आ गई थी। मिशेल मॉम अस्पताल से लौटते वक्त उसे लेकर आई हैं। ज़हरा हर वक्त हंसती रहती है। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें देखकर मैं भी हंस पड़ता हूँ। जब कोई भी मम्मी उसको स्ट्रॉलर में डालकर घुमाने निकलती हैं तो लोग अजीब सी निगाहों से उसे पलट कर देखते हैं, शायद इसलिए कि ज़हरा काली है और हम तीनों गोरे। मम्मियाँ कहती हैं कि वे दोनों कलर ब्लाइंड हैं, उन्हें तो रंग में फ़र्क नज़र ही नहीं आता। जब से ज़हरा हमारे घर आई है हमें लगता है कि परिवार पूरा हो गया है। ज़हरा की असली मम्मी तो फ्लोरिडा की जेल में है और उसके डैडी का तो उसकी मम्मी को भी नहीं मालूम। पर अब तो ज़हरा मेरी बहन है, हमारे परिवार की सदस्य। मिशेल मॉम कहती हैं, शुक्र है कि हमारे राज्य में हमें बच्चे गोद लेने का अधिकार है। दूसरे कई राज्यों में तो अभी भी दोनों मम्मियाँ या दोनों डैड बच्चे गोद नहीं ले सकते। अच्छा हुआ, नहीं तो बेचारी ज़हरा कहाँ रहती, मैं किसके साथ खेलता। ज़हरा है तो भोली भाली सी। एक बार मुझे रात को बहुत डर लगा तो मैं मम्मियों के कमरे में सोने के लिए जा रहा था, पर उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। मॉम ने सिखाया है कि कभी किसी के बेडरूम में नहीं जाते। अगर दरवाज़ा खुला भी हो तो भी हमेशा खटखटाकर पूछकर ही जाना चाहिए। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मॉम की झल्लाहट भरी आवाज़ आई। क्या चाहिए रॉबी? मेरे कमरे में मॉन्स्टर है, मैं वहाँ अकेला नहीं सो सकता। मैं रो दिया था। थोड़ी देर बाद मिशेल मॉम ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे गाल थपथपाए, फिर प्यार से पुचकार दिया। मेरा रॉबी बेटा तो बड़ा बहादुर है ना, एकदम सुपरमैन। हाँ, मैं फिर से ठुसका था। मॉम ने हंसकर कहा, अच्छा जा ज़रा के कमरे में जाकर सो जा। मैं खुश हो गया क्योंकि यूँ मम्मियाँ मुझे कभी भी सोई हुई ज़रा के कमरे में नहीं जाने देती थीं कि वह जाग जाएगी। मैं मुस्कुराता हुआ ज़रा के कमरे में आ गया। वह भी नींद में मुस्करा रही थी। क्रिब में तो वह लेटी थी और अपने लेटने की कोई जगह मुझे दिखी नहीं। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर उसके स्टफ्ड भालू का तकिया बना लिया और वहीं उसके पास कारपेट पर ही लेट गया। शैली मम्मी कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं। शायद उनकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था और कंपकपी छूट रही थी। उनका जी मतला रहा था और कभी कभी पेट पकड़कर वह कराह उठती। मिशेल मॉम सारी रात उनके सिरहाने बैठी, कभी उनका माथा और कभी हाथ पांव सहलाती रहीं। मम्मी निढाल सी थी और मॉम परेशान। सुबह मॉम ने अपने अस्पताल से फ़ोन किया।
मेरी पार्टनर बहुत बीमार है, मुझे उसका ख्याल रखने के लिए कुछ दिन के लिए फैमिली लीव चाहिए। उधर से कुछ जवाब आया और मॉम जोर से चिल्लाई, क्यों नहीं, बाकी सबको तो मिलती है। फिर फ़ोन पर पता नहीं क्या बातें हुई कि मॉम गुस्से से फ़ोन रखकर सीधे बाथरूम में घुस गईं। बाहर निकली तो उनकी आंखें सूजी हुई थीं। बिना किसी की ओर देखे उन्होंने शायद कुछ और फ़ोन किए। इमरजेंसी है, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, जैसे शब्द सुनाई दिए। मिशेल मॉम को छुट्टी नहीं मिली, उन्हें काम पर जाना ही पड़ा। उस दिन हम एक नई बेबी सिटर के साथ रहे और शैली मम्मी अकेली अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से कराती रहीं। मॉम जल्दी काम से लौट आई। वह कभी इतनी आसानी से परेशान होने वाली नहीं, पर आज लगा वह कोई और ही मॉम है। अंदर जाकर कभी शैली मम्मी को छूती, कभी उनके गले लगती, कभी आंखें पोंछती। मैं बाहर से ये सब देख रहा था और सहमा हुआ था। मॉम एकदम सीधी होकर बैठ गईं, जैसे कुछ फैसला कर रही हों। फिर उन्होंने बेबी सिटर को मदद करने को कहा। शैली मम्मी को अपनी दाईं बाह से सहारा देकर लगभग अपने ऊपर लादते हुए कार की पिछली सीट पर डाला और गाड़ी चलाकर अस्पताल ले गईं। उस सारी रात हम बेबी सिटर के साथ रहे। मॉम ने उसे ही 2-3 बार फ़ोन किया। सिटर ने मुझे देखा और कहा, बुरी खबर, तुम्हारी मम्मी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, पर मिशेल की इंश्योरेंस उसके अस्पताल का खर्चा देने को नहीं तैयार। मेरे डैडी की इंश्योरेंस ने तो मेरी मम्मी की बीमारी का सारा खर्चा दिया था। फिर थोड़ा सोचते हुए बोली, शायद ये लोग मैरिड नहीं हैं इसलिए। मॉम का फिर फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि उन्हें शैली मम्मी के इलाज के लिए ऑपरेशन की इजाज़त देने का अधिकार नहीं है, उनके हस्ताक्षर मान्य नहीं। वो प्रतीक्षा कर रही हैं। मॉम ने मुझसे भी बात की, रॉबी घबराना नहीं, ज़ेरा का ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहाँ हो मॉम? मेरी रुलाई छूट रही थी। वेटिंग रूम में बैठी हूँ, शैली के कमरे में जाने की मुझे इजाज़त नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसकी फैमिली में नहीं आती। मुझे लगा मॉम फ़ोन पर शायद सिसकी थी। दूसरे दिन शाम को दोनों मम्मियाँ लौट आईं। शैली मम्मी बहुत कमज़ोर लग रही थी और मिशेल मॉम बेहद थकी हुई। रात को जब मैं गुड नाइट करने उनके कमरे की ओर जा रहा था कि कॉरिडोर में ही रुक गया। मिशेल मॉम के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। वह शायद गुस्से में थी, नहीं तो वह कभी इतने ज़ोर से बोलती नहीं। यह बिल्कुल बेइंसाफ़ी है। बाकी सबको परिवार का सदस्य बीमार होने पर छुट्टी मिल सकती है, तो मुझे क्यों नहीं? हमेशा हमसे क्यों दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है? एक तो औरत होने के नाते वैसे ही भेदभाव, ऊपर से जब पता चलता है कि मैं उनके तय किए गए संबंधों के सांचे में फिट नहीं बैठती, तो और भी कहर टूटता है। पूरे टैक्स देते हैं हम, पर हमें क्यों वह लाभ नहीं मिलते जो किसी भी आम शादीशुदा जोड़े को मिलते हैं? मेरी बीमा कंपनी क्यों तुम्हारी बीमारी का खर्चा नहीं दे सकती? आज मुझे कुछ हो जाए तो ना तुम्हें मेरी नौकरी की पेंशन मिलेगी और ना ही दूसरे हक फ़ायदे जो कि आम तौर पर दूसरे जोड़ों को मिलते हैं। इस घर से भी निकाल दी जाओगी। बारिश बनकर पता नहीं कौन कौन आ जाएगा। शैली मम्मी ने भी शायद जवाब में कुछ कहा। मुझे उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आई, सिवाय इसके कि मॉम परेशान है। मैं घबरा गया और बिना गुड नाइट किए ही चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं मम्मियों को नहीं बताता और ज़ेरा तो अभी है ही छोटी, पर मैं इस बात से बहुत घबराता हूँ कि कोई मेरी मॉम को तंग ना करे, कोई उनकी बेइज्जती ना करे, कोई ऐसी बात ना हो जिससे वह दुखी हो। मुझे मालूम है कि मिशेल मॉम वाले नाना नानी तो कभी कभी मिलने आ जाते हैं, पर शैली मम्मी वाली नानी कभी नहीं आती। मम्मी इससे दुखी होती हैं। मम्मियाँ मुझे संडे स्कूल नहीं भेजती जहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती है, पर मेरे स्कूल के कई बच्चे जाते हैं। मैं और मैक्स लंच टाइम में खाना खा रहे थे, तभी जॉन और उसके दोस्त दबंगई के मूड में हमारे पास ही आकर बैठ गए। वे सभी मुझसे 2 क्लास आगे हैं। जॉन हमारी तरफ मुंह करके कहने लगा, हमारे चर्च में कहते हैं जो भी रिश्ता एक आदमी और एक औरत के अलावा होता है वह पाप होता है। ऐसे लोग नर्क में जाते हैं। वे जलते अलावों पर भूने जाते हैं और गर्म सलाखों से दागे जाते हैं। फिर वे सभी ठहाके मार मार कर हंसने लगे। मुझसे लंच नहीं खाया गया। शायद मेरे चेहरे पर कुछ था जो मैक्स ने देख लिया। चल बाहर चलते हैं। वह मुझे स्कूल कैफ़े से बाहर घसीट लाया। मेरा चेहरा तप रहा था और माथे पर पसीना छलछला आया। बाहर आकर वाटर फाउंडेशन से मैंने पानी पिया और मुंह भी धोया। मैक्स, तुझे अपनी एक बहुत निजी बात बतानी है। पहले प्रॉमिस कर किसी को नहीं बताएगा। प्रॉमिस। मैक्स ने अपने सीने पर क्रॉस का निशान बनाया। पक्का वादा? हाँ, दोस्ती का पक्का वादा। मेरी दोनों मम्मियाँ गे हैं। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर इतनी जल्दी से कहा कि अगर एक पल के लिए सांस लेने के लिए भी रुकता तो शायद कह नहीं पाता।
मैक्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। मुझे अचरज हुआ। मुझे मालूम है, मेरे डैड ने कहा था कि लगता है रॉबी की दोनों माँओं का समलैंगिक रिश्ता है, पर जब तक रॉबी खुद न बताए तो मत पूछना, ताकि वह असहज न महसूस करे। तुम्हें अजीब नहीं लगा? नहीं, अनीश का अंकल भी गे है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम होगा? वह तो भारत में है, अनीश ने ही बताया। मेरी फटी हुई आंखें देखकर बोला, अरे हर जगह के लोग गे हो सकते हैं। अनीश का अंकल शादी नहीं करना चाहता था। उसके माता पिता ने जबरदस्ती सुंदर सी लड़की से उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद वह उसको मारता था, कहता था तू मुझे अच्छी ही नहीं लगती। एक दिन धक्का दे दिया तो वह रोती हुई वापस अपने माँ बाप के पास चली गई। अनीस की मम्मी कहती हैं शायद वह गे है। अनीस ने चोरी से यह बात सुन ली थी, फिर मुझे बता रहा था। खैर, हमें क्या लेना इन बातों से। मेरे डैड कहते हैं जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। मुझे मैक्स की बात अच्छी लगी, एकदम पूछ बैठा, तो फिर तुम मेरे घर खेलने आओगे? हाँ आऊँगा, पर एक बात तुम भी मेरी मानोगे? क्या? मैं इस वक्त उसकी हर बात मानने को तैयार था, दोस्ती के नाम पर। प्लीज़ स्कूल की काउंसलर मिसेज रिचर्डसन से मिल लो और जो बातें तुम्हें परेशान करती हैं उन्हें बता दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगले दिन ही मैं मिसेज रिचर्डसन से मिला। वह मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने प्यार से मेरी बातें सुनी। मुझे लगा कि जो बातें मैं दोनों मॉम से नहीं कह सकता, वह बातें अपने सभी डर, चिंताएं, सरोकार मैं उनसे कह सकता हूँ। मैंने उन्हें जॉन और उसके दोस्तों की कही बात बताई। क्या सचमुच मेरी मम्मियाँ पाप वाली ज़िंदगी जी रही हैं? क्या वे सचमुच नरक की यातना भोगेंगी? मेरी दोनों मॉम इतनी अच्छी और प्यारी हैं कि उन्हें कोई तकलीफ़ हो, इस ख्याल से ही मेरी आंखें डबडबा आईं। मिसेज रिचर्डसन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुस्कराई। वे सब लोग गलत मतलब निकालते हैं। अच्छा रॉबी, तुम बताओ जीसस क्या कहते हैं? सबसे प्यार करो, मैं धीमे से बुदबुदाया। तो जीसस सबसे प्यार करता है। उन्होंने सबसे शब्द पर जोर दिया। मैं चुप। तो वह सबसे प्यार करता है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। उनका प्यार कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, अपने सब बच्चों के लिए है। अगर जॉन की मम्मी के लिए है तो तुम्हारी मम्मियों के लिए भी है। मुझे सुनकर अच्छा लगा, मैं मुस्करा दिया। मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला तो लगा जीसस की बात का असली मतलब तो मिसेज रिचर्डसन ही समझती हैं। अब मैं भी यही करूँगा, सबसे प्यार करूँगा, जॉन, स्कॉट, अनीश, टॉनी और मैक्स सभी से। दोनों मम्मियाँ एक रैली पर गई थीं। शायद कोई बहुत ही ज़रूरी बात होगी, वरना वे हमें यूँ अकेला कम ही छोड़ती हैं। मैं और ज़ेरा बेबी सिटर के साथ घर पर थे, टेलीविज़न देखते हुए। मॉम लोग तो बस एक या दो प्रोग्राम ही देखने देती हैं, पर आज बेबी सिटर थी, टेलीविज़न देखने की पूरी छूट थी। समाचार चल रहे थे, बहुत से लोग नारे लगा रहे थे। समलैंगिकों को भी कानून में विवाह की अनुमति मिलनी चाहिए। हमारे साथ भेदभाव बंद करो। हमें भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो किसी भी वैवाहिक जोड़े को मिलते हैं। भीड़ में मुझे मिशेल मॉम और शर्ली मम्मी के जोश से भरे तमतमाते चेहरे दिखे। फिर टेलीविज़न पर एक आदमी दूसरी ही खबर बताने लगा। कैंसास सिटी में एक समलैंगिक लड़के को कुछ लोगों ने सता कर जान से ही मार डाला। फिर कुछ पुलिस के लोग दिखाई दिए, उस लड़के की रोती हुई माँ और उसके भौचक्के दोस्त। मैंने ज़ेरा को अपने से सटा लिया। पता है, कुछ लोग समलैंगिकों को बहुत नफरत करते हैं, होमोफोबिक होते हैं ये लोग। अरे बाबा, जियो और जीने दो। बेबी सिटर अपनी कमेंट्री देती जा रही थी। अगर किसी ने मेरी मम्मियों को भी। मैं कांपता हुआ अपने बेडरूम में आ गया, आंखों तक कंबल खींच लिया। मेरी सांस बहुत तेज तेज चल रही थी। मुझे लगा कि कुछ लोग मेरी मम्मियों को रस्सियों से बांध रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मम्मियों के बदन से खून ही खून बह रहा है और उनकी गर्दनें एक ओर लुढ़क गई हैं। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। शायद मैं सपना देख रहा था। पसीने से तरबतर मेरे बदन में मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी मेरे शरीर से बाहर आ जाएगा। मैंने मम्मी को आवाज़ देनी चाहिए, पर लगा मेरी अपनी आवाज़ भी ऐसे मौक़ों पर डर के मारे गूंगी हो गई थी। मैं छत की ओर देखता रहा, फिर मन ही मन प्रार्थना करने लगा। धीरे से पर्दा उठाकर खिड़की के बाहर देखा। मॉम की गाड़ी ड्राइव वे पर खड़ी थी। इसका मतलब मम्मियाँ घर में आ चुकी हैं। मैं थोड़ा सा शांत हो गया। मैक्स के डैडी कहते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे पागल लोग भी रहते हैं जिन्हें पहचान पाना आसान नहीं होता। वे लोग अपने अलावा सबको गलत समझते हैं। दूसरों की गलती सुधारने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसी गलती सुधारक लोगों से मुझे दहशत होती है। अक्सर रात को मेरी नींद खुल जाती है। मैं किसी से कहता नहीं, पर रात को सोने से पहले जाकर सभी दरवाजे देख लेता हूँ कि ठीक से बंद है ना।
पता नहीं क्यों रात को ही डर ज़्यादा लगता है। शैली मम्मी से भी कह दिया है कि वह मेरे लिए दरवाज़ा खुला ना छोड़ा करें, पर उनको समझ ही नहीं आता। आजकल तो दोनों मम्मियाँ लगता है किसी बड़े काम में व्यस्त हैं। फ़ोन पर लोगों से बातें करती हैं तो एक ही शब्द बार बार सुनाई देता है, गे राइट्स। आए दिन रैली में भाग लेने जाती हैं। शैली मम्मी तो पता नहीं क्या क्या दस्तावेज तैयार करती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वे कोई बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रही हैं। शैली मम्मी उस दिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। यह लड़ाई हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले सभी समलैंगिकों के लिए लड़ रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत किसी ने तो करनी ही है। हम झंडा लेकर चलेंगे तो बाकी भी फॉलो करेंगे। हमारी रुचि और आकर्षण अलग हो सकते हैं पर गलत नहीं। सही बात के लिए हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। मैं ये सब बातें ठीक से नहीं समझता, पर मम्मियाँ जो भी करेंगी मैं उनका साथ दूंगा। यह मेरा भी अपने से वादा है। उस दिन शैली मम्मी कोई फॉर्म भर रही थी तो एकदम नाराज होकर पेन ही फेंक दिया। 12 साल हो गए हमें साथ रहते हुए और अभी तक सिंगल पर ही निशान लगा रहे हैं। फिर अलग अलग दुगना इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है। मिशेल मॉम के चेहरे पर दुख और बेबसी का भाव था। मैं ये जान जाता हूँ, पर समझ नहीं पाता कि मैं कैसे दोनों मम्मियों को खुश करूँ। मैंने मॉम जो कि गले में बाहें डाल दी और गाल पर किस्सी दी। मॉम ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया। मुझे लगा कि मैं कम से कम यह तो कर ही सकता हूँ। सुबह स्कूल जाने से पहले मैं आंखें मलता हुआ नीचे आया तो वहीं का वहीं ठिठक गया। किचन टेबल पर आज का अखबार बिखरा पड़ा था और दोनों मॉम एक दूसरे के गले से लिपटकर खुशी से गोल गोल घूमे जा रही थीं। मुझे देखा तो शैली मम्मी ने दौड़कर मुझे भी गोदी में उठा लिया और झूम गई। रॉबी, बिल पास हो गया। मैं अभी भी उन्हें हक्का बक्का देख रहा था। पागल हो गई हैं क्या दोनों? अब न्यूयॉर्क में भी गे मैरिज बिल पास हो गया है। अब हम दोनों शादी कर सकेंगे। मम्मियों को इतना ज़्यादा खुश आज मैंने पहली बार देखा। कब होगी शादी? मैं भी खुश था क्योंकि दोनों मॉम खुश थीं। जल्दी, बहुत जल्दी। मिशेल मॉम बस अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी और हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सबको निमंत्रण भेजे जा रहे थे। मेरे और ज़ेरा के नए कपड़े भी आ गए। मैक्स के डैड ने कहा कि वह शादी की रस्म के बाद मॉम और मम्मी को अपनी बड़ी वाली कार में घर ले जाएंगे। मम्मी और मॉम थोड़ी खुसफुस करती रहती थी। लगा कोई तो बात है जो इन्हें पूरी तरह खुश नहीं होने दे रही। मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो मैंने सुना कि शैली मम्मी अपनी मासी से बात कर रही हैं। मेरी माँ को समझाओ, यह दिन मेरे लिए बहुत खास है। अगर वे इस शादी में नहीं आएंगी तो। और मम्मी सुबकने लगी। शादी वाले दिन मैंने अपना वाला काला टक्सडो पहना और ज़ेरा ने लेस वाला गुलाबी फ्रॉक। मिशेल मॉम ने क्रीम रंग का पैंट सूट और शैली मम्मी ने भी उसी रंग का स्कर्ट सूट। मिशेल मॉम वाली नानी ने दोनों अंगूठियों के डिब्बे अपने पर्स में संभाल कर रख लिए। सभी घर आने वाले मेहमान आ चुके थे और मम्मियों के दोस्तों ने हमें सिटी हॉल के बाहर ही मिलना था। मॉम के ऑफिस का कोई आदमी हमारी तस्वीरें ले रहा था कि इतने में दरवाजे की घंटी बजी। मेहमान को देखकर शैली मम्मी की खुशी से चीख निकल गई। वह दौड़कर उस बुजुर्ग महिला से लिपट गई। वह रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। मैं समझ गया जरूर दूसरी वाली नानी होंगी। रजिस्ट्रार के दफ्तर में मॉम और मम्मी ने दस्तखत किए। नानी ने मुझे और ज़ेरा को एक एक अंगूठी पकड़ा दी और हमें मम्मियों को दे देने का इशारा किया। मिशेल और शैली मम्मी ने एक दूसरे की उंगली में अंगूठी पहनाई तो वहाँ खड़े सभी लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। मॉम और मम्मी ने सबके सामने एक दूसरे को किस किया तो मॉम की मम्मी ने उन पर फूल फेंके। मैक्स के डैड अपनी कार बिल्कुल दरवाजे तक ले आए। उस पर 2 बड़े बड़े बैलून बंधे थे और पीछे के शीशे पर सफ़ेद रंग से लिखा था, न्यूली मैरिड। मिशेल मॉम और शैली मम्मी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पीछे की सीट पर बैठ गईं। उनके पीछे की कार में मिशेल मॉम वाले नाना ड्राइवर सीट पर और नानी उनके बगल में बैठे। ज़ेरा को बच्चों वाली सीट पर पेटी से बांधने के बाद दूसरी वाली नानी मेरे साथ पिछली सीट पर बैठ गईं। तुमने आखिरी वक्त पर आने का इरादा कैसे बना लिया? बड़ी नानी ने पूछा तो दूसरी नानी खोसी गईं। क्योंकि मेरी बहन ने कहा कि जैसे तुम अपने दिवंगत पति से अभी तक इतना प्रेम करती हो, शैली भी वैसे ही मिशेल से प्यार करती है। अपने पूर्वाग्रहों की वजह से उससे किसी भी तरह से कमतर ना आंको। सोचती रही, बस फिर लगा कि शैली की खुशी के लिए मुझे आना चाहिए। आ गई। अचानक हम सबका ध्यान बटा। बड़ी नानी के मुंह से तो हल्की सी चीख ही निकल गई। एकदम हमारे आगे खड़ी नवविवाहित जोड़े वाली कार के ऊपर एक आदमी कुछ फेंककर तेजी से भाग गया। हम सब सकते में आ गए। कहीं बम तो नहीं? मुझे लगा कि मेरी सांस रुक रही है।
कार के पीछे वाले शीशे पर लिखा न्यूली मैरिड शब्द अंडे की जर्दी और सफ़ेदी के नीचे दब गया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अनिल प्रभा कुमार द्वारा लिखी हुई कहानी कतार से कटा घर। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।